हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अजमत एजुकेशन। इस वीडियो में हम उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे, जिसमें हम उनके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल उरांव लोग बिहार के छोटा नागपुर और उड़ीसा में पाए जाते हैं। उरांव जनजाति के युवक लोग सुंदर और स्वस्थ होते हैं, परंतु अंतिम अवस्था में उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। ये लोग छोटे कद, लंबे सर और चौड़े नाक वाले होते हैं। सामाजिक जीवन, अधिकतर इनका रंग काला और सांवला होता है। साधारणतः इनके बाल मोटे और घुंघराले होते हैं। इनकी छाती चौड़ी और मजबूत होती है। जबड़े इनके उभरे, होंठ पतले और नाक की जड़ धसी हुई होती है। अपने शरीर को सुंदर दिखाने हेतु उरांव लोग अधिकांशतः हाथों और पैरों में गोदना गुदवाते हैं। लड़के लड़कियों के कान छेद दिए जाते हैं, जिसमें सुंदर आभूषण पहना जाता है। इनकी औरतें बहुधा खुली हुई छाती के साथ काम में जाती है, यानी ये लोग कम कपड़े पहनने के अभ्यस्त हैं। जवान मर्द प्रायः एक धोती से अपने शरीर को ढांक लेते हैं। उरांव जनजाति की औरतें कमर से घुटने तक पुतली की तरह एक कपड़ा पहनती है, जिसे खनरिया कहा जाता है। त्योहारों में ये लोग साधारणतः करीमा पहना करते हैं। इनके शरीर के ऊपरी भाग खुले रहते हैं, किंतु अच्छे घराने की औरतें कोरदार साड़ियाँ पहना करती हैं। उरांव जनजाति के लोगों के बच्चे 3-4 वर्ष की उम्र तक नंगे रहते हैं। तत्पश्चात लड़के करीमा और लड़कियां पुतली पहना करती हैं। इनकी औरतें पीतल के गहने पहनना अधिक पसंद करती हैं। पीतल के अलावा अन्य धातुओं के गहनों का भी व्यवहार होता है। औरतों के कानों और बाहों में गहने भरे होते हैं। उनके हाथों में कलाई से केहूनी तक 7 मोटे मोटे ब्रेसलेट होते हैं। इसके अलावा ये तांबे के कड़ा पहनते हैं, जिसे ये लोग अपनी भाषा में रस्नियों कहते हैं। गर्दन में एक मोटी हंसुली होती है, जिसके साथ कई हंसुलियों और होती है। उरांव जनजाति में अमीर घराने की औरतें चांदी की हंसुलियाँ या चंदवामला पहनती हैं। इसी तरह उनके कानों में भी छोटी छोटी आभूषण होता है। फलतः उरांव जनजाति में अंगूठों का ध्यान उरांव और औरतों पर ही पड़ता है। उरांव जनजाति मर्द भी अपने शरीर को सजाने की अधिक चेष्टा करते हैं। घुमकड़ियाँ उरांव जाति के युवक एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण संस्थान है। उरांव लोग इसको अपनी भाषा में जोख अरपा कहते हैं। उरांव लोगों में व्यापार करने हेतु अलग कोई जाति नहीं होती। खेतों में उपजी हुई फसल को इनकी औरतें समीपस्थ बाजार में बेच आती हैं। चावल, दलहन इनकी मुख्य फसल है। इनके यहाँ कभी कभी सिक्कों का भी व्यवहार होता है, परंतु सामान्यतः विभिन्न वस्तुओं को बदल बदल कर काम चलाया जाता है। ग्रामीण बाजार में व्यापारी लोग तंबाकू, नमक, कपड़े, मसाले, गुड़, चीनी, तागे और सुइयां बेचकर उनके बदले उरांव औरतों से गला और सब्जी खरीद लेते हैं। उरांव जनजाति के मर्दों का जीवन अधिकतर खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहता है। बाजार लगवाने हेतु उरांव लोग गांव में
परामर्श कर उचित स्थान का चयन करते हैं। बाजार शुरू होने के दिन एक बकरे के बलिदान के अलावा कुछ गांव में प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के लोग आकर उस पशु का मांस खाते हैं और तत्पश्चात देसी शराब पीते हैं। यह बाजार गांव वालों का होता है, अतः किसी जमींदार को उस पर कर लगाने का अधिकार। उरांव जनजाति के युवक काश्तकारी के अलावा जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। औरतें मैदान से लकड़ियां लाकर भोजन तैयार करती हैं तथा अपने घर की रखवाली करती है। जाड़े के दिनों में जवान मर्द और औरतें सुबह 4 बजे उठते हैं तथा बरसात और गर्मी में 3 बजे। पो फटने के पूर्व औरतें पुआल तैयार करती हैं। सूर्य निकलने के बाद एक औरत किसी टोकरी में गोबर उठा लाती है, कोई दूसरी औरत पानी भरती है और कोई खाना पकाने चली जाती है। तत्पश्चात वे गोबर में पानी मिलाकर उसे घर की लिपाई करती है। उरांव मर्द हल बैल लेकर खेत जोतते हैं और दोपहर में लौटकर हाथ मुंह धोते हैं। किसी नहर, झरने या तालाब में स्नान करते हैं और तब भोजन करते हैं। साधारणतः मर्दों के खाने के बाद औरत खाती है। मर्द मछली का शिकार भी करते हैं। साधारणतः उरांव औरतें खाना तैयार करती हैं, परंतु बड़े बड़े त्योहारों में नौजवान अविवाहित पुरुष खाना तैयार करते हैं। उरांव जनजाति में कुंवारे लड़के लड़कियों को युवा गृह नामक संस्थान द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस संस्थान पर वह धर्म और जादूगरी के कामों को सीखते हैं। साथ ही साथ युवकों को यही सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। उरांव गांव के धूमकड़िया के निवासियों के नाच गाना रात का मुख्य कार्यक्रम है। रात्रि में मर्द और औरतें मिलकर गांव के अखाड़े में मिलकर नाचते और गाते हैं। त्योहारों के अवसर पर के लोग लगातार कई दिन और रात नाचते गाते रहते हैं। अपने अपने घरों से लड़कियों भी यहाँ आती हैं। कुछ गांवों में मर्दों और औरतों को उनकी ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। लड़कियों भी इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में खड़ी कर दी जाती है। नाच गाने के द्वारा ये लोग मनोरंजन और मन बहलाव तो करते ही हैं, साथ ही दुख बीमारी को भी टालते हैं और अपनी कृषि के उत्पादन और मवेशियों की उन्नति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उरांव लड़के और लड़कियों के लिए यात्रा से बढ़कर कोई दूसरा त्योहार नहीं है। इसमें कई तरह के लड़के लड़कियां सम्मिलित होते हैं। इस त्योहार में बहुतेरे गाने हैं जिनके द्वारा युवक युवतियां अपने प्रेम का विकास करती हैं और अपना जीवन साथी चुनती हैं, परंतु उनकी शादी माता पिता की आज्ञा पर निर्भर करती है। उरांव जनजाति में अपने गांव से बाहर शादी की रीति पाई जाती है और नातेदारी में उनके यहाँ वर्गीकरण की प्रथा है। उरांव जनजाति के लोग एक पीढ़ी से सारे व्यक्तियों को एक ही नाम से पुकारते हैं। यही कारण है कि एक उरांव अपने पिता तथा पिता के सभी भाइयों को बाप कहता है। इसी प्रकार वह अपनी माता और उन सभी महिलाओं को जिससे उनकी पिता की शादी हो सकती है केवल वे आयु कहते हैं। उरांव जनजाति में जिस नाम से अपने किसी नातेदार को
पुकारा जाता है, उस नाम का व्यवहार उस पीढ़ी के सभी संबंधियों के साथ होता है। इसी में यह विचार नहीं किया जाता कि वे लोग अपने या पराये हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि राजू और सोनू में मामा और भांजा का नाता है, तो राजू जिन लोगों को भाई और बहन कहता है, उनसे सोनू की शादी नहीं हो सकती। उसके यहाँ इसके अलावा मौसेरे और ममेरे भाई बहन की शादी की जानकारी इस बात से लग जाती है कि ये लोग मामा और ससुर को केवल मामा कहते हैं। ये लोग इसी प्रकार फूफी और मामी को चाची कहते हैं। उरांव जनजाति में संपत्ति प्राप्ति की विधि पैतृक है। स्त्री अपने पति पर आश्रित रहती है। उरांव की संपत्ति उसके मरणोपरांत उसके पुत्र को मिल जाती है। परिवार का सबसे बड़ा लड़का परिवार का सरदार होता है, जिसे संपत्ति बढ़ने के समय अन्य भाइयों की अपेक्षा संपत्ति का अधिक अंश मिलता है। संतान ना होने की स्थिति में किसी दत्तक पुत्र को रखने या गोद लेने की प्रथा है, जो उसके बाद उसकी संपत्ति का मालिक होता है। अगर विधवा कोई दूसरी शादी कर ले तो उसे पहले पति के धन में हिस्सा नहीं मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पशु और पेड़ पौधे उरांव जनजाति के टोटम हैं। एक बार एक उरांव किसी खजूर के पौधे की छाया में लेटा हुआ था। एक डाल वहां पर गिरी, परंतु उस उरांव को कोई कष्ट नहीं हुआ। इसलिए उस आदमी ने खजूर के पौधे को अपना टोटम मान लिया और उसकी संतान खजूरवंशी कहलाई। एक किंवदंती के अनुसार एक बार एक उरांव कछुआ पकड़ने लगा। कछुए ने कहा कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ। इस पर उस उरांव ने कछुए को छोड़ दिया। उसी के बाद से उसके वंशज कछुआवंशी कहलाए। साधारणतः उरांव लोग टोटम वस्तुओं को नहीं मारते हैं और ना खाते हैं, बल्कि उन्हें एक पवित्र और धार्मिक वस्तु समझकर उनका आदर करते हैं। राजनीतिक जीवन। जहाँ तक उरांव जनजाति के राजनीतिक जीवन का बात है, उनमें ग्रामीण पंचायत का बड़ा व्यापक अधिकार है, जिसका निर्णय प्रत्येक ग्रामीण मानता है। पंचायत गांव के सभी कार्यों को देखती है और झगड़े का उचित फैसला करती है। जब कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो गांव का महतो पंचायत के सभी सदस्यों को गांव के अखाड़े में इकट्ठा करता है। तत्पश्चात विरोधी दलों को बुलाकर सारी बातों पर विचार किया जाता है और उचित फैसला सुनाया जाता है। सामान्यतः किसी दोषी व्यक्ति को शारीरिक दंड दिया जाता है, परंतु जादूगरी के दोष में ऐसे व्यक्ति को मार पीट कर गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। साधारणतः उनके यहाँ शपथ खाने की विधि यह है कि प्रतिज्ञा करने वाले मनुष्य थोड़ा धन, गोबर और धूल लेकर अपने सिर पर डाल लेता है। ऐसे करने से यह आशा की जाती है कि यदि वह झूठ बोलेगा तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप अब तक हमारे वीडियो को देख रहे हो और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है न्यू वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू मोटिवेट एंड सपोर्ट अस। आर्थिक जीवन। उरांव जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा खेती है, परंतु उनकी खेती बाड़ी इतनी समुन्नत नहीं है कि वे अपना भरण पोषण कर सके। यही कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है।
उरांव लोग अपना भरण पोषण जंगली फलों और जड़ों से करते हैं। अत्यंत लाचारी की स्थिति में वे लोग साहूकारों से सूद पर रुपए कर्ज लिया करते हैं। फसल कटाई के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बाद साधारणतः उरांव लोग कलकत्ता या आसपास के औद्योगिक शहरों में नौकरी करने चले जाते हैं, जहां से फिर वे अप्रैल मई तक वापस लौट आते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। बाहर से नौकरी करके ये लोग अपना कर्ज चुकाते हैं। सूद की दर अधिक होने के फलस्वरूप उरांव लोगों को असल रुपए का कई गुना चुकाना पड़ता है। कभी कभी कर्ज के भुगतान के सिलसिले में उन्हें अपनी ज़मीन भी बेच देनी पड़ती है। फलतः लाचार होकर असम के बागानों में नौकरी करने चले जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति शराब पीने की आदत ने खराब कर दिया है, अतः उरांव लोग गरीब होते हैं और यहाँ तक कि ज़्यादातर उरांव जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते हैं या उचित लगान पर खेत जोतते हैं। इसलिए उनके पास ना रहने के लिए अच्छा मकान है और ना खाने के लिए अच्छा भोजन। परंतु अब सरकार की ओर से सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और ऋण वाले रुपए पर सूद की दर भी कम कर दी गई है। शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है। उनकी भलाई और नैतिक तथा आर्थिक उन्नति हेतु ईसाई मिशनरियों ने बहुत बड़ा काम किया है। आजकल एक उरांव मुंडा शिक्षा समिति बना दी गई है जो शिक्षा देने का कार्य कर रही है। धार्मिक जीवन। उरांव जनजाति के धार्मिक कार्यों और जादूगरी की विभिन्न विधियों का उद्देश्य है शिकार में सफलता प्राप्त करना और बाल बच्चों की संख्या बढ़ाना। धूमकुरिया संस्थान में प्रवेशोपरांत उरांव लड़कों को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता है। इस संस्थान के सदस्यों को धागर कहा जाता है। प्रत्येक धागर अपने प्रवेशोपरांत मिट्टी की 3 जगह सुराही लाता है। दूसरे दिन वह बिल्कुल नंगा होकर अपने जग के साथ पास वाले गांव में जाता है और छिपकर उस गांव की नदी या झरने से पानी भर लाता है, जिससे यह समझा जाता है कि भविष्य में उसे अच्छे शिकार मिलेंगे। तत्पश्चात वह भरे हुए जग को लाकर गांव के ऐसे स्थान पर छिपा देता है कि उसे दूसरे कोई देखने नहीं पाए। अगर कोई व्यक्ति उन बर्तनों को देख लेता है या उसके विषय में जान जाता है तो वह लड़का उन बर्तनों को किसी अनजान स्थान में रख आता है। धंगार महतो इन जगहों को देखकर समझ जाता है कि किन किन लड़कों ने पानी लाकर जगों को छिपाने में पूर्ण ध्यान दिया है। यदि किसी लड़के के जग में चूहा, गिलहरी या कोई कीड़ा पाया जाता है तो लोग उसे एक शुभ शगुन समझते हैं और यह आशा की जाती है कि उस लड़के को बड़े बड़े शिकार मिलेंगे। कीड़े के गिरने से यह बात समझी जाती है कि उस छोटे पशुओं का शिकार अधिक मिलेगा। परंतु किसी लड़के के जग में कुछ भी नहीं मिलता है तो यह समझा जाता है कि उस लड़के ने मन लगाकर काम नहीं किया है और उसे शेष ध्यान देने हेतु सावधान किया जाता है। फाल्गुन के प्रारंभ होने पर धंगार महतो सारे धंगारों को लेकर गांव के दौरे पर जाते हैं, जहां चंडी देवी की मूर्ति होती है। यहाँ पहुँच के लड़के अपना जग, उसका पानी और उसमें पड़े हुए कीड़ों को उस मूर्ति के चरणों पर डाल देते हैं। ऐसा करने से चंडी देवी प्रसन्न हो जाती है। यहीं पर धंगार महतो बतलाता है कि किस तारीख को फागुन सुंदरा यानी
फागुन का शिकार प्रारंभ किया जाएगा। इस यात्रा पर शीघ्र संस्थान करने के एक दिन पूर्व हर परिवार चंडी देवी को एक काले बकरे या पख्ता का बलिदान देता है। बलिदान देने का स्थान वहीं होता है जहाँ फागुन त्योहार के सेमर या एरांडी के पेड़ होते हैं। तब लड़के जग के पानी से उस स्थान को पवित्र करते हैं। इस पवित्र स्थान पर वे लोग अपने हथियारों को रख देते हैं और बलिदान किए हुए पशुओं के खून से अपने हथियारों को रंग देते हैं। दूसरे दिन वे लोग शिकार हेतु प्रस्थान देते हैं। वे लोग ऐसे इसलिए करते हैं कि उन्हें जाते हुए देखकर कोई बुरा आदमी उनके शगुन को खराब ना कर दे। शिकार लेकर अपने पर वे लोग गांव के पास रुक जाते हैं और यहीं शिकार का मांस बांट लेते हैं। अगर आप अब तक हमारे वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हमारा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।